जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आपके जो सिलेबस में है वो राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, पूरी राजस्थान सरकार है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज। परंतु हमें इससे पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी होंगी। जैसे मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। सवाल ये है कि हमारे भारत में या राज्य में हमारे राज्य में शासन किसके द्वारा संचालित या चलाया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। सवाल है कि हमारे देश में कह लो या राजस्थान में कह लो, हमारे राज्य में, हमारे राजस्थान में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1, हमारे राज्य की बात हो रही तो राज्य के हिसाब से ऑप्शन देंगे। मुख्यमंत्री है, जैसे सीएम, चीफ मिनिस्टर। दूसरा है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, गवर्नमेंट, सरकार। और ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। सवाल है मेरे दोस्तों कि हमारे राज्य में शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है या चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3, सरकार। ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। तो देखो, इस सवाल का आंसर निकलता है कि हमारे यहाँ जो शासन का संचालन किया जा रहा है, शासन चलाया जा रहा है, वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे राजस्थान में राजस्थान सरकार, यूपी में यूपी सरकार, एमपी में एमपी सरकार, और भारत में भारत सरकार। पूरे भारत की बात करें तो भारत में शासन कौन चला रही है? भारत सरकार। राजस्थान में कौन चला रही है? राज्य सरकार। अब ये तो निकल गया है कि शासन कौन चला रही है? गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही है। अब मेरे दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि सरकार कहते किसे हैं। अभी हमें ये पता लगा कि शासन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वो हमने देखा कि सरकार के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा है। अब सरकार के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो फिर सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं या गवर्नमेंट किसे कहते हैं? क्या होती है सरकार? हम बार बार सुनते हैं यूपी सरकार, एमपी सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, अमेरिका सरकार। तो ये सरकार होती क्या है? हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे राजस्थान सरकार। तो भाई ये सरकार कहते किसे हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो देखो दोस्तों, सरकार किसे कहते हैं? तो देखो, सरकार के होते हैं साहब 3 अंग। कितने अंग होते हैं? सरकार के जो अंग होते हैं जिनसे मिलकर बनती है, वो होते हैं 3 अंगों से मिलकर बनती है। चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, अगर वहां पर सरकार है, गवर्नमेंट है, इसका मतलब इन 3 अंगों से मिलकर बनेगी। वो 3 अंग कौन कौन से हैं मेरे साथियों? तो देखो, नंबर 1 जिसे कहते हैं व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका। और जो सरकार का तीसरा अंग है वो है मेरे साथियों न्यायपालिका। तो देखो, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, कोई सा भी देश हो, अगर वहां पर गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वहां सरकार के 3 अंग होंगे, जब ही सरकार कहलाएगी। ये अगर ये 3 अंग नहीं है तो वो सरकार नहीं कहलाएगी। सरकार के ये 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3।
तो जहां कहीं भी सरकार है वो व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीन से मिलकर के ही सरकार का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो सरकार नहीं है, एक भी नहीं है तो वो सरकार नहीं है। तीन ही अंग होते हैं सरकार के। अब सवाल ये भी उठता है, आप तो नहीं करोगे, मैं ही करूंगा, कि भाई ये तीन ही क्यों माने, दो क्यों नहीं माने, एक क्यों नहीं माना, पांच क्यों नहीं माने, चार क्यों नहीं माने। तो इसका थोड़ा सा वेट करिएगा, इसका जवाब अपने आप करके आएगा। तो अभी हमने देखा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तीन, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर सरकार का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सरकार के आवश्यक तीन अंग हुए, कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये तीन ही क्यों है तो देखते हैं मेरे साथियों। देखो, व्यवस्थापिका कह दो तो जैसे अगर बात करें केंद्र में हम बात करते हैं इसकी, केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब क्या है, तो देखो मेरे दोस्तों, केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब है संसद, वालिया में। क्या मतलब है, केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब है संसद, और राज्य में, जो प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका का मतलब क्या है, तो राज्यों में व्यवस्थापिका का मतलब है विधानमंडल, विधानसभा नहीं ध्यान रखना, विधानमंडल। तो केंद्र में व्यवस्थापिका का मतलब है संसद और राज्य में व्यवस्थापिका का मतलब विधानमंडल। क्या, विधानमंडल। केंद्र में व्यवस्थापिका कौन कहलाएगी, संसद, पार्लियामेंट, और राज्यों में, प्रत्येक राज्य में जो विधान व्यवस्थापिका है उसे कहेंगे विधानमंडल। अब संसद क्या होती है तो आगे इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। देखो, संसद के दो सदन होते हैं, नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा। संसद की ये दो क्या हैं, दो सदन हैं। क्या है, सदन। तो संसद के कितने सदन हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब ऐसे ही विधानमंडल के कितने सदन हैं, तो 2, नंबर 1 विधानसभा, विधानसभा, और नंबर 2 है विधान परिषद, विधान परिषद। तो जैसे केंद्र में क्या होती है, संसद, वैसे ही राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। केंद्र में संसद कह दो, राज्यों में विधानमंडल कह दो, इसे ही कहेंगे व्यवस्थापिका। जैसे केंद्र की जो संसद होती है उसके कितने सदन है, 2, विधानसभा और केंद्र में जो संसद है उसके कितने सदन है, 2, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में जो विधानमंडल है इसके कितने सदन है, 2। ये भी राज्य की जो विधानमंडल है उसके क्या है, 2 सदन है। ये बात हुई। अब देखते हैं कि देखो, संसद के सदन तो 2, परंतु संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और इसमें शामिल हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। कई टीचर पढ़ाते हैं कि माना जाता है, क्या किया जाता है, कि इस राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। अरे नहीं भैया, 79 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनेगी। जब वहां स्पष्ट लिख रहा है और आप कह रहे हो माना जाता है, अरे माना क्यों जाता है, लिखा हुआ है स्पष्ट। तो ध्यान रखना, संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो इसका जवाब क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनती है। परंतु संसद के सदन कितने, तो 2, लोकसभा, राज्यसभा। संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो जवाब हमारा क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, हाँ सदस्य नहीं होता, ना लोकसभा का होता है ना राज्यसभा का होता है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग माना क्यों जाता है, यह भी सवाल उठेगा। मैं खुद उठाता हूं, आप नहीं उठाओ ना पूछो। तो अभी राष्ट्रपति क्यों होता है, इसका भी जवाब देंगे कि राष्ट्रपति को क्यों माना जाता है। जिस तरीके से संसद का अंग राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल का जो अंग होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। यानी राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों से मिलकर बनता है। जिस तरीके से संसद किन किन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है मेरे साथियों, उसी तरीके से जो विधानमंडल है वो भी विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। अब इनको सदस्य क्यों माना जाता है, अब देखो अभी 1 मिनट में इसका जवाब मिलता है। जबकि ये सदस्य नहीं होते, तो अभी हमने देखा
कि संसद के कितने सदन? 2। संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो केंद्र में संसद का मतलब विधानमंडल, और जिस तरीके से संसद के 2 सदन होते हैं ऐसे विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2। ये बात है। अब देखो जो व्यवस्थापिका है अब वो करती क्या है, ये चीज निकल के आएगी। तो हमने देखा यहाँ तक। अब बात करते हैं, जैसे संसद के कितने सदन? 2, लोकसभा और राज्यसभा। देखो दोस्तों, अब इसमें शामिल हमने किया राष्ट्रपति भी होता है। अभी एक सवाल मैंने खुद ही उठाया कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों कहते हैं, जबकि वो सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका जवाब भी निकलता है। देखो साहब, अभी जैसे किसानों के लिए जो कानून बना है, ये जम्मू कश्मीर का जो विभाजन किया था, तो वो जैसे कोई कानून बनना है तो सबसे पहले जो कोई विधेयक लाएंगे, सामान्य विधेयक हो सकता है वो राज्यसभा में लाएं। सामान्य कानून होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसकी शुरुआत राज्यसभा में भी हो सकती है, लोकसभा में भी हो सकती है। परंतु धन विधेयक है तो उसकी शुरुआत केवल कहां पे होगी? लोकसभा में होगी। देखो मेरे साथियों, जैसे कोई विधेयक है राज्यसभा में लाया गया, कहाँ लाया गया? राज्यसभा में। तो अब ये यहां से एक और चीज निकलेगी कि जो बिल और एक्ट में क्या अंतर है। बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक और एक्ट को कहते हैं अधिनियम। तो इनमें क्या अंतर है ये भी निकलेगा यहीं से, कॉन्सेप्ट है पूरा। देखो जैसे मान के चलो किसी विधेयक की बिल की शुरुआत राज्यसभा में हुई तो वो लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा से पारित होने के बाद वो कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास। देखो अगर ये बिल पहले राज्यसभा में रखा गया तो इसे अभी क्या बोलेंगे? बिल बोलेंगे। ये लोकसभा में पहुंच गया फिर भी क्या बोलेंगे? बिल ही बोलेंगे। जैसे अमित शाह कह रहे हैं ना बार बार कि इस बिल में ये प्रावधान है, इस बिल में ये प्रावधान है, ठीक है ना, तो अभी बिल बोलेंगे। अब राज्यसभा ने पारित करके लोकसभा के पास भेजा और लोकसभा ने इसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा। इन केस इस कानून की शुरुआत कहां होती? लोकसभा में, फिर कहां जाता? राज्यसभा में, और राज्यसभा से कहां जाता है? ये राष्ट्रपति के पास। तो हमने अभी ये देखा कि अकेली लोकसभा राज्यसभा कानून नहीं बना सकती। तो देखो अनुच्छेद 111 कहता है, एक कारण तो ये है कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों होता है, क्योंकि सदस्य नहीं होता, उसे शामिल क्यों करते हैं। तो एक तो सवाल इसका आंसर ये निकला कि मेरे दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता, अपनी स्वीकृति नहीं देता, अपनी अनुमति नहीं देता, तब तक वो विधेयक नहीं बनता। इसलिए राष्ट्रपति उसका क्या होता है? अंग होता है, पार्ट होता है, क्योंकि संसद अकेले कानून नहीं बना सकती। उस कानून पर राष्ट्रपति की क्या जरूरी है? स्वीकृति जरूरी है, साइन जरूरी है, उसकी अनुमति जरूरी है। एक कारण तो ये हो गया अनुच्छेद 111 वाला, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। दूसरी बात देखो, तो ये अभी देखो बिल और विधेयक में अंतर देखते हैं। अभी जैसे मान के चलो ये कानून है और इसकी शुरुआत कहां हुई? राज्यसभा में हुई, और राज्यसभा से कहां गया? लोकसभा में। अभी ये क्या कहलाएगा? बिल ही कहलाएगा। लोकसभा से कहां गया? राष्ट्रपति के पास। अभी ये क्या कहलाएगा? बिल ही कहलाएगा। परंतु जिस दिन राष्ट्रपति ने क्या कर दिए? साइन कर दिए, उसी दिन ये बिल से क्या बन गया? एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। तो बिल और एक्ट में अंतर ये है कि जब तक किसी बिल पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक वो अधिनियम नहीं बनता। तो जैसे ही राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर कर देगा, साइन कर देगा, स्वीकृति प्रदान कर देगा, उसी दिन वो अधिनियम का रूप ले लेगा। अब क्या कह रहे हैं, जैसे किसान कानून वाला है, जम्मू कश्मीर के लिए जो बिल लाए थे, अब उसे बिल नहीं कह रहे, अब उसे एक्ट कह रहे हैं, अधिनियम कह रहे हैं, कानून बोल रहे हैं। अब उसे बिल नहीं बोल रहे, विधेयक नहीं बोल रहे, क्योंकि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, तो क्या बन गया मेरे साथियों? एक्ट बन गया। एक तो रीजन ये हुआ कि संसद का अंग क्यों मानते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति तब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। एक तो ये हो गया ना। दूसरा देखो, सामान्य परिस्थितियों में तो कानून कौन बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा बनाती है सामान्य परिस्थितियों। परंतु मेरे दोस्तों आप जानते होंगे
कि संसद की बैठक हमेशा नहीं चलती। हो सकता है राज्यसभा की चल रही हो, लोकसभा की नहीं चल रही हो, या लोकसभा की चल रही हो राज्यसभा की नहीं चल रही हो, या दोनों की नहीं चल रही हो। तो जब विशेष परिस्थिति हो, कानून की सख्त आवश्यकता हो, जैसे मान के चलो हमारे संसद की बैठक नहीं चल रही या एक सदन की नहीं चल रही, तो एक सदन की नहीं चल रही तो एक कानून नहीं बना सकता। और अचानक से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, और अभी देखो सांसदों को देश से बुलाएंगे, व्हिप जारी करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे, वो चर्चाएं करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे कानून को पारित करने में। तब तक पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर देगा तो हम पारित करने लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए अनुच्छेद 123 कहता है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। और अध्यादेश का वही मतलब है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो दो आधार बताए मैंने। एक तो अनुच्छेद 11 कहता है कि तब तक कोई विधेयक कानून का रूप नहीं लेता तब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता। एक तो ये हुआ। दूसरा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में संसद कानून बनाती है। अरे संसद का काम ही क्या है? हम देख रहे हैं कानून बनाना। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। तो राष्ट्रपति भी तो विशेष परिस्थितियों में कानून बना रहा है। तो विशेष परिस्थितियों में कानून बना रहा है, इसका मतलब किसका काम कर रहा है? वो संसद का काम कर रहा है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए होता है, माना नहीं जाता, होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्र अवसान करता है, लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, संसद को नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, लोकसभा को कर सकता है। बहुत सारे आधार बता सकते हैं, परंतु अभी यहाँ पर इनकी चर्चा नहीं करेंगे। केवल दो ही कारण बताए हमने, तीसरा वैसे ही बता दिया चलते चलते। तो अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों होता है, और हमने देखा, आप देख रहे हो कि लोकसभा राज्यसभा क्या बना रही है? कानून। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्थापिका का जो कार्य है, जो मुख्य कार्य है, वो अभी हमने जो देखा इतनी चर्चा से, वो ये देखा कि व्यवस्थापिका है वो करती क्या है, इसका कार्य क्या है। तो कार्य हमने देखा मेरे साथियों, कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना किसका कार्य हुआ? व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या हुआ? कानून का निर्माण करना। अब देखो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी भी। अब देखते हैं कि हमने एक चीज देखी, व्यवस्थापिका जो कार्य है उसका कार्य केवल कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का सिर्फ एक ही काम है, कानून का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका में कौन है वो देखा। अब बात करते हैं कार्यपालिका। तो देखो अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है और कार्यपालिका का तो प्रमुख होता है, वो पढ़ेंगे पूरा। तो इसमें शामिल कौन होता है? पहले तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है साहब कार्यपालिका में? राष्ट्रपति। दूसरा बात करें तो अनुच्छेद 74 कहता है, 52 कहता है भारत का कौन होगा? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 कहता है भारत का कौन होगा? राष्ट्रपति। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद। और उस मंत्रिपरिषद का हेड प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना कार्यपालिका में दूसरा कौन हुआ? पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। जी मैं केंद्र के लिए बता रहा हूँ, राज्य के लिए भी सारी चीजें आएंगी। दूसरा देखो, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अनुच्छेद 63 कहता है भारत का कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और अगला 76 कहता है अनुच्छेद कि राष्ट्र जो केंद्र सरकार है उनको कानूनी सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, जो क्या करेगा? केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देगा। तो ये कार्यपालिका में शामिल होते हैं केंद्र की। अभी राज्य की पढ़ेंगे पूरी, राज्य की में कौन कौन आता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद। अंतर बताएंगे। मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कब लिखा है, कहां पर लिखा है, पहले लिखा कि नहीं लिखा, कब जोड़ा गया, पूरा अंतर भी बताएंगे। तो 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद। उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। और एक कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक कौन होगा? महान्यायवादी, जो केंद्र सरकार का कौन होता है? वकील होता है, एडवोकेट होता है। ठीक है। अब देखो हमने अभी देखा कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। अब कार्यपालिका देखो, जैसे ही ये कानून बना, जो जम्मू कश्मीर वाला कानून था वो 7-8 अगस्त को बन गया था। 7-8 अगस्त 2019 में बन के तैयार हो गया था।
परंतु जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही थी 31 अक्टूबर 2019 में, ये कानून लागू हुआ। कौन सा? जम्मू कश्मीर के विभाजन वाला। लागू किससे हुआ? राष्ट्रपति के आदेश से। भले ही राष्ट्रपति को सिफारिश इसने की, परंतु लागू किसने किया? जब तक इसने साइन नहीं किए। तो कार्यपालिका का काम क्या हुआ? इन्होंने कानून पहले ही बना दिया, लागू कब हुआ? बाद में। इसका मतलब हुआ मेरे साथियों कि जो कार्यपालिका का काम है वो काम है कानून को लागू करना। अभी जो निष्कर्ष निकल के आया, जो हमने देखा, वो क्या हुआ? कार्यपालिका का जो कार्य है वो क्या है साहब? कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, लागू करना। देखो, तो व्यवस्थापिका का कार्य हुआ कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य हुआ कानून को लागू करना। अब मेरे साथियों, अब आपका देखो कानून बन गया और लागू हो गया। अब देखो जैसे अब न्यायपालिका क्या कार्य करेगी? आप देखते हो कि न्यायपालिका पहले तो ये देखेगी कि जो कानून बना है और लागू हुआ है वो कानून सही है गलत है। भाई जो कानून बनाया है, जिसको सरकार ने लागू किया है, वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। ये काम किसका है? न्यायपालिका। क्योंकि संसद तो कोई भी कानून बना देगी। तो अब संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किया है वो संविधान के अनुसार है तो ठीक है, लागू रहने दो। परंतु यदि वो संविधान के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। ये अनुच्छेद जो 13 है वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है, अनुच्छेद 137 है वो शक्ति देता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कि यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुसार नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून की समीक्षा कर सकती है। तो न्यायपालिका का कार्य हुआ कानून की व्याख्या करना। व्याख्या करके देखेंगे ना, बताइए सही है गलत है। कानून की व्याख्या करना, व्याख्या करना। दूसरा, कानून की समीक्षा करना, कानून की समीक्षा करना, समीक्षा करना। दूसरा देखो मेरे दोस्तों, अब ये कानून जैसे जम्मू कश्मीर वाला था, कानून बन गया, लागू हो गया। अब वहां पुलिस और आर्मी के द्वारा ये देखा जाएगा, न्यायपालिका में आते हैं दोनों ही, न्याय प्रशासन में, ये देखा जाएगा यदि इस कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका उसे दंडित करेगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे सरकार ने कानून बनाया कि जो बड़े बड़े शहर हैं या शहर है जहां पर भी वो बाइक पर अगर दो लोग जा रहे हैं तो दोनों के पास क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए। कानून बनाया किसने? संसद ने। लागू किसने किया? कार्यपालिका ने। अब न्यायपालिका ये देखेगी कि ये कानून की क्या करेगी? रक्षा करेगी। कैसे? अगर शहर में बाइक पर दो लोग जा रहे हैं, दोनों पर पास क्या नहीं है? हेलमेट नहीं है, या एक के पास नहीं है, तो न्यायपालिका उन्हें दंडित करेगी, कानून की रक्षा करेगी। कैसे? अगर उनके पास हेलमेट नहीं है तो पुलिस उनको चालान काटेगी, चालान को आप कोर्ट में भरोगे, कैसे भी भरोगे। और अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको न्यायालय में ले जाया जाएगा। न्यायालय देखेगा कि आपने सही किया है गलत किया है। तो कानून की जो रक्षा करना वो कार्य भी किसका है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका पढ़ेंगे तब देखेंगे कानून की बहुत सारे कार्य, कानून की रक्षा करना, रक्षा करना। तो देखो अभी हमने पढ़े कि सरकार के कितने कार्य हैं, कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो है कानून का निर्माण करना, इससे और कोई मतलब नहीं, कानून बना देती है। अब कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम है ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है तो उसकी व्याख्या करेगी, समीक्षा करेगी। कानून सही है तो फिर उसकी रक्षा करेगी, अगर उसका कोई पालन नहीं कर रहा तो उसे दंडित करेगी। क्लियर? तो ये हुई हमारी सरकार कि सरकार के कितने अंग हैं? 3। अब मैंने आपसे खुद सवाल किया था मेरे साथियों कि ये 3 ही अंग क्यों है? 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? तो इसका भी जवाब देखते हैं। देखो, अगर मान के चलो कानून बनाने वाली संस्था तो है, अब लागू करने वाली नहीं होती, कानून का मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। चलो मान लो बनाने वाली भी है, लागू करने वाले भी नहीं है, पर उसकी रक्षा करने वाली नहीं, तो कानून का मतलब नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जैसे कानून बना दिया दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए, लागू भी कर दिया। अब पुलिस नहीं है यहाँ देखने वाली, उसकी रक्षा करने वाली, तो आप में से ये बताओ कोई हेलमेट पहन के जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो एक सस्ता उसकी रक्षा करने वाली भी होनी चाहिए। इसलिए सरकार के कितने अंग हैं? 3। परंतु ध्यान रखना, वर्तमान में जो मीडिया है, क्या है साहब? मीडिया है हमारा, उस मीडिया को सरकार का चौथा अंग, कौन सा? चौथा अंग, 4th स्तंभ माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? ऐसा मीडिया क्यों करता है? ऐसा क्या करता है कि मीडिया को सरकार का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जा रहा है? अरे मेरे साथियों, देखो मीडिया का काम क्या है? जैसे मीडिया क्या करता है, इसलिए मानते हैं, जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून में क्या प्रावधान है, कैसा कानून है, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाता है। यानी सरकार के जो निर्णय हैं उनकी जानकारी जनता तक पहुंचा रहा है, और जनता की क्या मांग है, क्या डिमांड है, उनको कहां पहुंचा रहा है? सरकार तक। जैसे जो आंदोलन चल रहा है वहां जा रहा है कि जनता क्या मांग रही है, वो सरकार से कह रहा है कि जनता के ये विचार हैं, जनता ये मांग रही है, वो सरकार तक पहुंचाई। और सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं, क्या कानून बनाए हैं, वो जनता तक पहुंचा रहा है। तो इसलिए मीडिया को सरकार का, लोकतंत्र का 4th स्तंभ की संज्ञा दी जा रही है, माना जा रहा है, क्योंकि ये जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार के जो नीति निर्माण है उनको जनता तक पहुंचाता है। इसलिए ये सरकार का कौन सा स्तंभ है? चौथा। तो अभी तक हमने देखा कि सरकार किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जहां कहीं भी ये तीनों मिल जाएंगी वहीं किसका निर्माण हो जाएगा मेरे साथियों? गवर्नमेंट का निर्माण हो जाएगा, सरकार का निर्माण हो जाएगा। तो हमने देखा 3 अंग हैं, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और मीडिया चौथा अंग है। अब बात करते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य है, हमने देखा कानून का निर्माण करना। अरे व्यवस्थापिका का क्या कार्य होगा? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है वो कानून बना है उसको क्या करना? लागू करना। क्या करना? लागू करना। और न्यायपालिका का जो कार्य है वो है कानून की व्याख्या करना, कानून की समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना। क्लियर? ये हमारे सरकार के 3 अंग हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो दोस्तों, अब हमने देखा कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कितने अंग हैं, ये देखा। अब हमारा जो सवाल बनता है वो आगे सवाल ये है कि फिर भारत में सरकारें कितने प्रकार की हैं? भारत में सरकारें के टाइप क्या है, कितने प्रकार की सरकार है? तो हो सकता है कई इनके जवाब 3 दे, कोई इसके 4 दे, कोई 2 दे, ज्यादातर 2 देंगे। परंतु अब जो सरकार के प्रकार हैं तो ध्यान रखना, हमारे देश में जो सरकार के प्रकार हैं वो वर्तमान में 3 हैं। सरकार के कितने प्रकार हैं? 3 सरकार के प्रकार, ध्यान रखना। परंतु मूल संविधान में जो सरकार के प्रकार थे वो थे 2, वर्तमान में कितने हैं? 3। देखो दोस्तों, मूल संविधान का मतलब है जब 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान का मतलब क्या है? 26 जनवरी, यानी जब हमारा संविधान का प्रारंभ का दिन कौन सा है? 26 जनवरी। ये अब कहेंगे प्रारंभ, अरे ये संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान का प्रारंभ का दिन कौन सा माना जाएगा? तो सरकार के प्रकार, ये टॉपिक नहीं है, ये हमारा क्या है? बेसिक है। अभी हमने कहा आपको राजस्थान सरकार पढ़ाएंगे तो हमें ये तो पता होना सरकार है क्या। तो देखो सरकार के प्रकार, तो सरकार के कितने प्रकार हैं? अब उनको देखते 3। नंबर 1 हम देखेंगे संघ सरकार। कौन सी सरकार साहब? संघ सरकार। संघ सरकार। नंबर 2 राज्य सरकार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार। और नंबर 3 जो है आपकी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। अब देखो हम ये देखेंगे कि जो राज्य सरकार है वो कहां पर है, तो देखो, और केंद्र सरकार संविधान में कहां पर है, और स्थानीय सरकार। अब देखो ये केंद्र सरकार तो आपके टॉपिक में है नहीं,
आपकी में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये दोनों टॉपिक में है। क्लियर? तो इनकी बेसिक जानकारी देखते हैं। तो जो संघ सरकार है, देखो अब हम बात करें अपने मूल संविधान में, इसको समझने से पहले तो संविधान में भाग कितने हैं? संविधान में भाग की बात करें तो भाग साहब हमारे संविधान में जो पार्ट है वो 22 है। अगर संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है साहब संविधान में 395। अब कोई 495 पढ़ रहा है विचार से, उनका जवाब देंगे, ये क्लास उसकी नहीं है। तो संविधान में भाग कितने हैं? 22। तो हमारी जो संघ सरकार है वो संविधान के कौन से भाग में? तो जो संघ सरकार है वो संविधान के भाग 5 में। कौन से में दोस्तों? भाग 5। ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे 5, ऐसे नहीं लिखेंगे, जो एग्जाम में ऑप्शन नहीं आए। कौन से भाग में? तो दोस्तों हम देख रहे थे कि हमने देखा कि संविधान में जो पार्ट है, भाग है, वो कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो देखो हमारा जो केंद्र सरकार है कौन से भाग में? 5 में। राज्य सरकार है वो कौन से भाग में? तो देखो राज्य सरकार है वो संविधान के भाग 6 में। कौन से में? भाग 6 में। अब देखो मेरे साथियों, जो स्थानीय सरकारें हैं, कौन सी है? स्थानीय सरकारें में वो भी 2 तरीके की है। कितने प्रकार की है? स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की हैं। नंबर 1 देखो ग्रामीण स्थानीय सरकार। देखो जो गांवों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह, तो कौन सी होगी? ग्रामीण स्थानीय सरकार। नंबर 2 शहरी स्थानीय सरकार या नगरीय, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। शहरी स्थानीय सरकार। क्लियर? तो ये 2 तरीके की है। अब देखो जो हमारी ग्रामीण स्थानीय सरकार है वो संविधान के कौन से भाग में? तो ध्यान रखना ये भाग 9 में। कौन से में? भाग 9 में। ये भाग 9 था। ये कौन से भाग में है? इसकी बात करें तो ये भाग है 9A। इसके बाद में हमने 9A करके जोड़ दिया था। नाइन्थ ए कौन से भाग में? 9th A में, ये 9th में। अब देखो अनुच्छेदों की बात करें तो जो हमारी संघ सरकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? वो जो संघ सरकार है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक किसका उल्लेख है? संघ सरकार का। अब बात करें राज्य सरकार, तो इसकी अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद शुरू होता है 152 से लेकर के और 237 तक। कहां तक? 237 तक। अब इनकी बात करें तो देखो इनके लिए संविधान में अनुच्छेद कैसे थे, क्या प्रावधान किया गया। अब इनको बाद में जोड़ा गया, तो एक बार देखते हैं अनुच्छेद इनके कैसे कैसे हैं। तो देखो एक अपने संविधान में अनुच्छेद था 243, ये खाली पड़ा था, तो हमने इसके बारे में जोड़ा, ग्राम पंचायतों के बारे में, परंतु बात कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर हमने कहा 243 ए किया, फिर भी बात कंप्लीट नहीं हुई, फिर 243 बी कंप्लीट नहीं हुई, और ऐसे करते करते हम लास्ट आ गए 243 ओ तक। तो इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद में वो 243 से, रखना 243 ए से नहीं, 243 से लेकर के 243 ओ तक। जीरो नहीं है, ये क्या है? ओ है, ओ तक। अब देखो नगरीय सरकारों के बारे में अनुच्छेद हमें जोड़ना था, इनके अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो बात करें तो देखो ओ ये कंप्लीट हो गया, फिर ओ से आगे हमने किया 243 पी, फिर किया क्यू, फिर भी बात कंप्लीट नहीं हुई। ऐसे करते करते हम आगे 243 जेड तक, फिर भी बात कंप्लीट नहीं हुई, फिर हमने किया 243 ए जेड है, सॉरी जेड ए, फिर किया 243 जेड बी, और ऐसे करते करते 243 जेड जी तक।
तो जो नगरीय सरकार है वो अनुच्छेद कहाँ से 243 पी से 243 जेड जी तक, तो इनकी चर्चा करें। ये कहाँ से कहाँ तक है? 243 पी से 243 जेड जी तक। क्लियर? ये हुई। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि भैया कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार वही कहलाएगी जहां सरकार के कितने अंग होंगे? 3। कितने होंगे? 3। तो देखो यहां भी सरकार के कितने अंग होंगे? 3। मैं जल्दी में समझा रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो सरकार के कितने अंग होंगे? यहाँ 3। नंबर 1 कार्यपालिका, मैंने कहा कहीं भी सरकार होगी, कार्यपालिका, इसे कहेंगे केंद्र की कार्यपालिका। इसे क्या कहेंगे? केंद्र की या संघीय कार्यपालिका। नंबर 2 में कहेंगे व्यवस्थापिका। क्या कहेंगे मेरे साथियों? व्यवस्थापिका। और नंबर इसमें जो तीसरा होगा वो होगा साहब न्यायपालिका। क्या होगा? न्यायपालिका। नंबर 3 न्यायपालिका। ये केंद्र सरकार हो गई। अब ऐसे ही हम देखेंगे राज्य सरकार। किसे देखेंगे? राज्य सरकार। तो हमने कहा कि राज्य में भी सरकार है, तो इसका मतलब 3 अंग होंगे। तो राज्य की क्या कहेंगे? राज्य की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। नंबर 2 राज्य व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। और नंबर 3 राज्य की न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब देखो हमारी केंद्र सरकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 52 से लेकर 151 तक। तो हम अगर ये पूछें कि संघ की जो कार्यपालिका है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, संघ की कार्यपालिका, तो इसका जो अनुच्छेद है वो दोस्तों 52 से लेकर के 78 तक। कहां तक है? 52 से लेकर के 78 तक। अगर बात करें केंद्र की व्यवस्थापिका कहां से कहां तक है, तो मेरे दोस्तों 79 से लेकर के और 122 तक। कहां तक है? 179 से 122 तक। ये राज्य की केंद्र की व्यवस्थापिका। अगर न्यायपालिका की बात करें तो देखो इनका भी अनुच्छेद देखते हैं। ये है 124 से 147 तक। अब कई के माइंड में ये चल रहा होगा सर 123 कहां गया, सर 148 से लेकर के और 151 कहां गया? चर्चा करेंगे। ऐसे ही राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अनुच्छेद देखते हैं हम। तो राज्य की जो कार्यपालिका है, ध्यान रखना, राज्य सरकार तो 52 से शुरू होती है, 152 से राज्य सरकार शुरू होती है, हमारे राजस्थान की सरकार भी, परंतु जो राज्य की कार्यपालिका है वो ध्यान रखना यही गलती करते हैं, 153 से लेकर के और 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद में। अगर बात करें राज्य की व्यवस्थापिका का, तो इसका उल्लेख है मेरे साथियों 168 से 212 तक। कहां तक है? 212 तक। अब देखते हैं राज्य की न्यायपालिका का अनुच्छेद। तो इसका जो उल्लेख है वो है 214 से 237 तक। अब इसमें भी कह रहे हैं सर 213 कहां गया? थोड़ा सा अभी इसको आएगा क्लियर करते हैं। अब देखो हम बात करें मेरे साथियों कि जो राज्य की कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है, वो कहां से कहां तक है? 52 से 78। जो केंद्र की व्यवस्थापिका 79 से 122 तक। केंद्र की न्यायपालिका 147 से लेकर 124 से 147 तक। राज्य की व्यवस्थापिका या कार्यपालिका 153 से शुरू होती है और 167 तक। हमारी राज्य की जो व्यवस्थापिका है वो 168 से लेकर के और 212 तक। जैसे यहाँ 123 गायब है या ऐसे ही 213 गायब।
सेम बात है, उसमें क्या है वो आगे चर्चा करेंगे, कैसे गायब किया हमने, क्यों किया है। और यहाँ पर है ध्यान रखना, न्यायपालिका जो राज्य की वो 214 से लेकर के 237 और शहरी सुशासन ये है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब मेरे साथियों हम देखते हैं कि केंद्र की जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन होगा केंद्र की कार्यपालिका। तो देखो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का कौन होगा, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है मेरे साथियों, इसी राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरी, राष्ट्रपति के अलावा कौन होगा, तो राष्ट्रपति के अलावा अनुच्छेद 74 कहता है कि एक कौन होगा, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। कौन होगी, मंत्री परिषद ये होगा। और एक जो होगा दूसरा राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति 63 के तहत कौन होगा, अनुच्छेद 63 कहता है कि एक कौन होगा, उपराष्ट्रपति। कौन होगा, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्य करेगा। इसी तरीके से तीसरा अनुच्छेद जो है वो है 74 और ये कहता है प्रधानमंत्री और कौन होगी, मंत्री परिषद। क्लियर। और एक और है संघ की कार्यपालिका में अनुच्छेद 76, ये कहता है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन होगा, महान्यायवादी। ये केंद्र सरकार का क्या होता है, वकील। केंद्र सरकार का ये वकील होता है या कानूनी सलाहकार वकील होता है। ओके, अब देखो, अब हम देखते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी। इन 5 के अलावा कोई नहीं है। अब उसमें आएगा कौन नहीं है, ऐसे ही राज्य में आएगा, राज्य में देखते हैं। तो केंद्र जब हमें ये याद है कि कौन कौन आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता, तो एक नंबर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी। हमें 5 याद रखने हैं, इसके अलावा कोई याद नहीं करना। ये हमारी कार्यपालिका में आते हैं, शामिल है। अब देखते हैं व्यवस्थापिका। तो देखो साथियों, अनुच्छेद 79 कहता है, कौन सा, 79 कहता है कि भारत की कौन होगी, संसद होगी, पार्लियामेंट होगी। ये कहता है कि जो संसद होगी इसमें एक कौन होगा, लोकसभा, और दूसरा कौन होगा बेटा, राज्यसभा। मैं ऐसे शॉर्ट में इनको लिख रहा हूँ RS के हिसाब से, लोकसभा राज्यसभा। जो लोकसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा का अनुच्छेद जो है वो बेटा 80 में। ये दोनों ध्यान रखना संसद के क्या होंगे, ये दोनों 2 सदन होंगे। कौन होंगे, ये दोनों सदन होंगे, किसके, संसद के। ओके, ये संसद के क्या होंगे, सदन। ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया था कि ये संसद के सदन होंगे, परंतु इसमें हम किसे शामिल करते हैं, राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं, राष्ट्रपति। क्यों करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, यानी विशेष परिस्थितियों में ये कानून बनाता है। और इस अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा बनाए। अब आप कह रहे थे 123 कहाँ गया, 123 आ गया ना, तो ध्यान रखना अध्यादेश को हम कहाँ पढ़ रहे हैं, व्यवस्थापिका में। इसका मतलब अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, कई बार पूछा गया। व्यवस्थापिका संबंधी, न्यायिक संबंधी, कार्यपालिका, तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, सेम राज्यपाल करेगा। ध्यान रखना। तो ये हुई हमारी केंद्र की व्यवस्थापिका। अब बात करते हैं मेरे साथियों, केंद्र की जो न्यायपालिका है, तो ध्यान रखना उसे बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, और इसे SC से डिनोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये हुई हमारी केंद्र सरकार। तो हमने केंद्र सरकार में क्या देखा, देखो कोई भी सरकार है तो वहां 3 अंग होंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, संविधान में कार्यपालिका जो केंद्र की कहां से कहां तक उल्लेख है, 52 से लेकर 78 तक। तो कार्यपालिका में कौन कौन, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी। ये हमारी कार्यपालिका में केंद्र की में आते हैं। व्यवस्थापिका, तो 79 कहता है भारत की कौन होगी, संसद होगी। कौन होगी, संसद। संसद किन किन से मिलकर बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
ये दो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन होते हैं और राष्ट्रपति। हमने बताया था क्यों इसका अंग होता है, कई लिखते हैं माना जाता है, माना नहीं जाता, होता है। क्लियर। अब देखते हैं राज्य की सरकार। तो ध्यान रखना, जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार को है कौन से भाग में, जैसे हमारे राजस्थान की सरकार है, एमपी सरकार है, कोई भी सरकार है, तो संविधान का भाग कौन सा है? 6। कौन सा भाग है? 6। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 152 से लेकर के 233 तक, यानी संविधान का भाग जो 6 है, भाग 6 में हम किसको पढ़ते हैं? राज्य सरकारों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? राज्य सरकारों को। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद मेरे साथियों 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। अब हमने कहा सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे अमेरिका कोई भी सरकार हो, वहां 3 अंग होंगे ही होंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो अब राज्य सरकार की बात करते हैं। तो राज्य सरकार शुरू तो कहां होती है? 152 से लेकर 237 तक, ध्यान रखना। परंतु 152 में तो ये कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत, यानी राज्य की परिभाषा है कौन से में? 152 में, उसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पहले जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, वहां का अलग संविधान था, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, पहले राज्यपाल शासन लगता था, और उसी संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत लगता था, 92 के तहत, 92 के तहत। तो जम्मू कश्मीर नहीं था, अब तो है। अब तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, सामान्य दर्जा दे दिया, विशेष समाप्त कर दिया। तो पहले था, आज भी वही लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत 152 में राज्य की परिभाषा है, सामान्य बात यह है, और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। तो हमारी कार्यपालिका, राज्य सरकार तो 52 से शुरू होती है, परंतु राज्य की कार्यपालिका 153 से शुरू होती है। और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? तो देखो मेरे साथियों, अनुच्छेद जो 163 है, क्या है? 153, वो कहता है प्रत्येक राज्य का कौन होगा? राज्यपाल। कौन होगा? 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखो सवाल कई बार पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड वगैरह में कि एक राज्यपाल, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल, परंतु हमने 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। अब वहां पढ़ेंगे जब, अभी अगली क्लास हमारी यही होगी कि फिर राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा, 2 का बनेगा तो कौन बनाएगा, कितना कितना वेतन मिलेगा, उतना ही मिलेगा, अधिक मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, वो सारी चीजें देखेंगे अगली क्लास में, यही अपनी क्लास है। तो यानी राज्य का जो कार्यपालिका है उसमें जो सबसे प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख है वो कौन है? राज्यपाल। अनुच्छेद 53 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसमें राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। तो राज्य का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है प्रत्येक राज्य का, कौन होता है? राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 153, ठीक है। और 164 है अनुच्छेद, सॉरी 163, वो कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए, देखो यहां पर क्या लिख रहा है? राष्ट्रपति को सलाह सहायता, यहां क्या लिख रहा है? राज्यपाल को। कौन होगा? मुख्यमंत्री, जिसे हम कहेंगे सीएम प्लस मंत्री परिषद। कौन होगी? मंत्री परिषद होगी। कौन होगी साहब? मंत्री परिषद होगी। यानी अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी साहब? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। कौन होगी? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। तो दूसरा हमारी कार्यपालिका में राज्य की में कौन आएगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तीसरा, 3 ही होते थे रखना, ये देखो केंद्र में तो महान्यायवादी बोलते हैं, राज्यों में से बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। जो क्या होता है? जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, कानूनी
सलाह देता है, सलाह देता है कौन? महाधिवक्ता। तो केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता, सेम होता है। अभी याद करने का तरीका देखेंगे हम इनका। तो देखो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राज्यपाल, कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद 3 और महाधिवक्ता 4। केवल 4 याद रखनी है। प्रत्येक राज्य, कोई यूपी हो, एमपी कोई से, उसमें 4 को कार्यपालिका में शामिल किया गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ध्यान रखना उपराज्यपाल नहीं होता। जैसे दिल्ली में कहते हो सर उपराज्यपाल, अरे राज्यपाल की पोस्ट को ही जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर उपराज्यपाल कहते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति होता है ऐसे उपराज्यपाल नहीं होता, उसकी पोस्ट को क्या बोलते हैं? जैसे कहीं गवर्नर बोलते हैं, समझ में आया? कहीं उपराज्यपाल बोलते हैं, कहीं राज्यपाल। तो वो पोस्ट को नाम दिया गया है, उसका उपनाम कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये 4 आते हैं। अब राज्य की व्यवस्थापिका देखते हैं। तो देखो दोस्तों, राज्य की जो व्यवस्थापिका है अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में कौन होगा? राज्य विधानमंडल होगा। जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्यों में क्या है? विधानमंडल। और उस विधानमंडल के अंग कौन कौन से होंगे? विधानसभा। दूसरा है साहब विधान परिषद, विधान परिषद। और कितने राज्यों में है? तो कुंभाती याद करेंगे कौन कौन से ट्रिक है ये। तो देखो विधानसभा, जो विधानसभा का उल्लेख है वो अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद का 171 में। तो ये दोनों विधानमंडल के क्या है साहब? ये दोनों विधानमंडल की 2 सदन है। क्या है? जैसे संसद के सदन कौन है? विधान, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी विधानमंडल के ये सदन है। जैसे यहाँ 123 का था ऐसे यहाँ 213। तो इसमें एक और शामिल कौन होता है? जो विधानमंडल का अंग होता है वो होता है राज्यपाल। ध्यान रखना, राज्यपाल विधानमंडल का भी होता है और कार्यपालिका भी, उसका कार्यपालिका भी होता है। तो राज्यपाल क्यों? क्योंकि राज्यपाल 213 के तहत क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करता है वैसे ही राज्य में कौन जारी करता है? राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है? अंग। अब देखो ध्यान रखना, केंद्र की न्यायपालिका तो एक ही प्रकार की है, केंद्र की न्यायपालिका एक ही प्रकार की है, परंतु राज्य की न्यायपालिका 2 प्रकार की होती है। राज्य की न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है? 2। हम शॉर्ट में लिखने जगह नहीं है। नंबर 1 है हाई कोर्ट, जिसे बेटा उच्च न्यायालय कहते हैं। केंद्र में होता है बेटा उच्चतम और राज्य में क्या होता है? उच्च। और बेटा नंबर 2 है वो है जिला न्यायालय, जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय कह दो या अधीनस्थ न्यायालय, बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। और ये बेटा हाई कोर्ट राज्य लेवल पर होता है। जैसे अपना हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में। उसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। उसको पढ़ेंगे बेटा कब समाप्त किया गया, कब बनाया गया, क्या किया गया। तो देखो बेटा जो हाई कोर्ट है इसका उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 में। तो देखो साहब ये 214 से लेकर के और कहां तक है? 232 तक। कहां तक? 232 तक है वो बेटा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और जिला न्यायालय की बात करें तो इसका उल्लेख है 233 से लेकर के और 237 तक। ये जिला न्यायालय का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य में अपने राज्य का पढ़ेंगे, उसका डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। तो देखो साहब ये हमारी संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अब मैंने आपको बताया था कि देखो अगर आपने ये केंद्र सरकार पढ़ ली तो राज्य सरकार याद हो जाएगी, यदि राज्य सरकार पढ़ ली तो केंद्र सरकार। अब सर होगी कैसे? तो उसका तरीका बताते देखो बेटा। तो बेटा अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद। और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? बोले वाले हो, उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा कौन? मुख्य प्रधानमंत्री। तो देखो 74 क्या कहता है कि केंद्र की बात कर रहा है कि केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद। उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ऐसे ही बेटा यदि केंद्र के इसमें अनुच्छेद में कितना जोड़ दें? 89। कितना जोड़ दें? 89। देखो तो ये आ गया साहब 163। यानी जो बात केंद्र में किसके लिए लिख रही है? 74 के लिए लिख रही है, वो ही सेम टू सेम बात राज्य के लिए कौन से अनुच्छेद में लिख रही है?
163। कौन से में लग रही है साहब? 163। अब देखो 74 में क्या लिख रही है? राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री। ऐसे ही और देखो राज्य में देखते हैं 163 क्या कह रहा है बेटा? राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, परंतु उसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। जैसे बेटा एक और देखे, हमने देखा कि केंद्र में केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन होगा? महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। तो बेटा इसमें कितना जोड़ देंगे? 89। अब देखो तो कितना आ गया? देखो 165 आ गया। हाँ हमने यहाँ लिखा है ना 165, यानी जो केंद्र के लिए बात किसमें लिख रही है? 76 में, वही सेम टू सेम बात किसमें लिख रही है? 165 में, राज्य के लिए। यानी अगर आपको राज्य का याद है तो बेटा उसमें से कितना माइनस कर दो? 89। यदि राज्य का याद नहीं, केंद्र का याद है तो बेटा उसमें कितना याद ऐड कर दो? 89। तो वो किसका निकल के आ जाएगा? राज्य का। जैसे बेटा अनुच्छेद 78 है, ये कहता है बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कर्तव्य और राष्ट्रपति का अधिकार। फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया सवाल है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में या राष्ट्रपति के अधिकार कौन से अनुच्छेद में? पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब। तो अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति के अधिकार और प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो बेटा इसमें कितना जोड़ दो? 89। तो कितना आ गया? 167। कितना आ गया? तो बेटा मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस में हो गए? 167 में। अरे हुए कि नहीं हुए? अब बेटा जैसे अनुच्छेद है 85, ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाएगा, सत्रावासन करेगा, उसको समाप्त करेगा, भंग करेगा। तो बेटा सेम टू सेम बात राज्यपाल के लिए। इसमें कितना जोड़ दो? 89। तो कितना हो गया? 174, 174। तो बेटा राज्य के लिए सेम बात यही है। क्लियर? इस तरीके से हम 90% अनुच्छेद को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको केंद्र का याद है तो ये याद होगा। तो देखो हमने अभी जो पढ़ा, हमने एक बेसिक क्लास लिया है। बेसिक क्लास क्या ली? बेसिक क्लास ये ली क्योंकि आपके सिलेबस में राज्य सरकार है, तो हमें केंद्र सरकार नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, परंतु अपन नहीं पढ़ा रहे, परंतु हम उसे ये कनेक्ट कर रहे हैं कि भैया केंद्र की कार्यपालिका में कौन है तो राज्य की कार्यपालिका में कौन है, केंद्र की व्यवस्थापिका में कौन है तो राज्य की व्यवस्थापिका में कौन है, केंद्र की न्यायपालिका में कौन है तो राज्य की न्यायपालिका में कौन है। क्लियर? ये हमने देखा। आज हमने देखा कि हमारे यहाँ जो शासन कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। सरकार किसे कहते हैं उसको देखा। हमने देखा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। क्लियर? अब मेरे दोस्तों ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, और ये आपके सिलेबस में ये पूरा, ये आपको देखो हम चुन चुन के यहाँ से पढ़ेंगे बेटा। देखो राज्य की कार्यपालिका, तो हम देखो बेटा पहले राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर बेटा मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, महाधिवक्ता पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद बेटा राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसको देखेंगे कि हमारे यहाँ कितने सदनी है? 2 सदन, एक ही सदनी हमारे यहाँ, तो विधानसभा विधान परिषद है ही नहीं। तो बेटा फिर भी हम देखेंगे कि 2013 में हमने प्रस्ताव रखा तो उसमें कितने सदस्य हमने मांगे। राजस्थान में यदि विधान परिषद की स्थापना होती है तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, और 2013 में जो प्रस्ताव पारित करके भेजा है, सेकंड ग्रेड में उस साल पेपर में भी आया सवाल वहां से, तो उसमें कितने सदस्य मांगे हैं। संरचना समाप्ति की कितने सदस्य हो सकते हैं, कहां से आएंगे, चुनाव प्रक्रिया पूरा उनका पढ़ेंगे डिटेल से, दोनों को पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर? फिर बेटा न्यायालय, तो देखो हाई कोर्ट भी है आपके सिलेबस में, और जो न्यायिक प्रणाली हाई कोर्ट, इसके बाद जिला कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय पूरा है। और बेटा जो आपकी स्थानीय सरकार, ध्यान रखना स्थानीय सरकार 2 तरीके की, तो पूरा उसका इतिहास देखेंगे, कैसे कहां से स्टार्टिंग हुई, कहां से कब स्थापना हुई, कैसे बना, और संविधान में क्या प्रावधान थे, वर्तमान में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद उसका 243 से स्टार्ट करेंगे और 243 ओ तक 16 अनुच्छेद इसके पढ़ेंगे। और जो शहरी सरकार है 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। तो अब आपका जो टॉपिक हुआ वो हुआ बेटा राज्य विधानमंडल। क्या हुआ? राज्य विधानमंडल, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। राज्य विधानमंडल आपका सिलेबस हुआ, इसे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।